देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन? इसको समझने से पहले मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। पहला टॉपिक हम जो पढ़े थे, क्या? रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्या हमने पढ़ा था? इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको हम कैसे लिखते थे? इसको लिखते थे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। क्या था वो इक्वेशन? हम कैसे लिखते थे? तो हम लिखते थे रेट इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी रिएक्टेंट के लिए, और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते थे? रेट इक्वल टू डीपी अपॉन डी टी। क्या मतलब? माइनस क्या बताता है? माइनस ये बताता है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम क्या करते थे? हम पता करते थे इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। तो इससे हम क्या करते थे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते थे। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता रेट ऑफ रिएक्शन की। तो इस एग्जैक्ट वैल्यू को जानने के लिए हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक, अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, उसके बाद पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो भी सिलेबस में है हमारा। ठीक, पहला टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो, रेट को हम ऐसे लिखते थे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, रेट इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के आर टू द पावर जीरो। रेट लॉ के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे, और रेट लॉ से ऐसे। अब दो तरीके से हम रेट को लिखते थे। अब देखो ये क्या है? माइनस डी आर अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा? के इंटू आर टू द पावर जीरो, क्योंकि दोनों रेट है। अब ये दोनों इसके बराबर हो गया। अब हम जानते हैं कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो ये पूरा टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा? के। तो हमने वही लिखा है माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के। अब इस डी टी का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा? के डी टी माइनस डी आर। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी। अब इस सिंबल को हटाना है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले आएंगे। क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट? आई। तो क्या हो जाएगा? माइनस आर इक्वल टू के प्लस के टी प्लस आई आ जाएगा। के टी प्लस आई। अब देखो के टी कैसे आया? के टी और आई क्या है? इसके जगह पे हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया है। अब एट टी इक्वल टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन कितना है? आर नॉट। आर नॉट का मतलब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं है, आर नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टी इक्वल टू जीरो। ध्यान से सुनो, आर नॉट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं है, आर नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। अब देखो हमने क्या यहां से आर की वैल्यू फाइंड कर ली, आर नॉट इक्वल टू आई। अब हम क्या करेंगे? आई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो देखो यहां मैंने क्या लिखा? माइनस आर, अब इक्वल टू के टी माइनस आर नॉट। अब ध्यान से देखो, जब t इक्वल टू जीरो लिखोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। जब t जीरो है तो जीरो से k में मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस आर इक्वल टू के टी माइनस आर नॉट। अब ये के टी जीरो हो जाएगा। जब के टी जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी। और ये क्या है बेटा? ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। एक बार और समझे, देखो यहां तक तो समझ में आया होगा। माइनस डी आर अपॉन डी टी डिफरेंशियल इक्वेशन, रेट लॉ से हमने लिखा, दोनों को इक्वल कर दिया। ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये टर्म जीरो हो जाएगा। माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के। अब इधर इस के का मल्टीप्लाई हो, के डी टी क्या हो जाएगा? माइनस डी आर के बराबर हो जाएगा। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी। अब जब हम इस सिंबल को हटाएंगे तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले आएंगे, तो ले आया मैं। यहाँ पे आई क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टी प्लस आई। अब एक कंडीशन है, एट टी इक्वल टू जीरो, जब टी इक्वल टू जीरो है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है? आर नॉट। ध्यान देना है, आर नॉट यहाँ जीरो नहीं है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है एट टी इक्वल टू जीरो।
तो अब क्या हो जाएगा, जब t 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा r नॉट इक्वल टू आई, यहां से हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखो एट t इक्वल टू 0 r नॉट कॉन्सेंट्रेशन कितना है r नॉट, तो माइनस r नॉट क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, i के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि kt पूरा 0 हो जा रहा है। अब i की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो माइनस r ऑलरेडी है प्रेजेंट, kt t की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 हो जाएगा, और माइनस r नॉट। ठीक है, अब r नॉट किसके जगह हमने रखा है, i के जगह, r नॉट इधर आएगा तो क्या होगा, r नॉट माइनस r इक्वल टू kt। बात समझ में आ रही है। अब ये हमारा क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। बात समझ में आई, ये हमारा है जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब r नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, r क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t टाइम पे ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये t इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन है। अब हम मान रहे हैं कि जो r नॉट कॉन्सेंट्रेशन है वो a के बराबर है, ठीक, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स है। मतलब क्या, इसमें से x अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, तो हम वैल्यू रख देते हैं इसमें a r नॉट की जगह, r के जगह r की वैल्यू कितनी है, a माइनस एक्स, किसके बराबर है, kt के बराबर है। तो देखो a माइनस ए प्लस ए, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, kt इक्वल टू एक्स, यानी इस kt से हम कितना अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है उसको भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट है। देखो किया क्या है मैंने, रेट लिखा है माइनस डी आर अपॉन डी टी, और रेट इक्वल टू के आर टू द पावर 0, किससे लिखा है, रेट लॉ से। अब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 0, इसलिए 0 होगा क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अब माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अब ये 0 हो जाएगा, बचेगा k का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, k dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड का, हमने कर दिया। अब इसको हटाने के लिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट लाएंगे, तो माइनस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt प्लस आई। अब कह रहा है कंडीशन एट t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 हो तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, r नॉट, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस r नॉट किसके बराबर हो जाएगा, i के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि kt 0 हो जाएगा, क्योंकि t से की वैल्यू 0 है, इसमें मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस r इक्वल टू kt माइनस r नॉट। अब kt फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि t 0 है, तो r नॉट को जब इधर ले आओगे तो क्या होगा, r नॉट माइनस r इक्वल टू kt। ये क्या है बेटा, ये है जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड लॉ रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, थैंक यू। देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, समझते हैं इसको। हमने रेट लिखा अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन माइनस डी आर अपॉन डी टी। रेट हमने लिखा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इक्वल टू के आर टू द पावर 1, ये इसके बराबर कर देते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, इक्वल टू के आर। ठीक, अब माइनस डी आर अपॉन आर कैसे आ गया, हमने लाइक टर्म्स को एक पास कर लिया, तो माइनस डी आर अपॉन आर इक्वल टू के डी टी। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस डी आर अपॉन आर इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब हम डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बदल जाता है नेचुरल लॉग में, तो हमने लिख दिया माइनस नेचुरल लॉग आर इक्वल टू के टी और प्लस आई। आई आने से क्या हो गया, सिंबल हट गया क्योंकि आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब देखो एट टाइम टी इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस नेचुरल लॉग आर नॉट इक्वल टू आई। क्यों, क्योंकि के टी 0 हो जाएगा, टी 0 है तो के टी भी 0 हो जाएगा। अब हम इस आई की वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं तो क्या होगा, माइनस नेचुरल लॉग आर इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग आर नॉट। हमने क्या किया, यहां से आई की वैल्यू पुट कर दी। ठीक, तो इस फॉर्मूले में देखो इसको, माइनस नेचुरल लॉग और एज इट इज है इक्वल टू के टी माइनस आई के जगह क्या लिखा है, नेचुरल लॉग आर नॉट, आई की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, यहां से देखो आई के जगह हमने क्या लिखा है, नेचुरल लॉग आर नॉट। अब हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग आर नॉट को अगर इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग आर नॉट माइनस नेचुरल लॉग आर इक्वल टू के टी।
अब ये भी नेचुरल लॉग है, ये भी नेचुरल लॉग है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग आर नॉट अपन आर इक्वल टू के टी लिख सकते हैं। अब नेचुरल लॉग को जब हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2.303, ठीक, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लॉग में बदल जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा इक्वेशन, 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर इक्वल टू के टी। ये जो आप देख रहे हो वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब मान लो जो ए है उसका इनिशियल ए जो है उसको कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट के बराबर है और ए माइनस एक्स क्या है, आर के बराबर, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया ना जीरो ऑर्डर में कि अगर ए आर नॉट के बराबर है और ए माइनस एक्स आर के बराबर, तो वही तो मैंने कि आर नॉट की जगह ए लिख दिया और आर की जगह ए माइनस एक्स लिख दिया है, ठीक। तो ये हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है। सेकेंड ऑर्डर का हमारे सिलेबस में है नहीं डेरिवेशन, तो हम एज इट इज बस लिख देंगे इसको। अब अगर आप पूछते हो कि सर इसका एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या, ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ के बताता है, और क्या बताता है, ये प्रिडिक्ट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक बताता है के की वैल्यू, दूसरा बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। बात समझ में आई, तो ये रहा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, क्या, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसका देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, ठीक, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है, और समझते हैं। देखो बच्चों, के की वैल्यू हम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला ग्राफ किस पे है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड टाइम, किसके बीच है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड टाइम। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर किस में है, मोल पर लीटर में, टाइम किस में है, सेकंड में है। तो आप क्या देखते हो, ग्राफ ऐसे आता है। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या हमको एड्रेस कर रहा है, ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम दो रीडिंग लेते हैं, मान लो K1 K2 दो रीडिंग लेते हैं, ठीक, तो इस स्लोप से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इस स्लोप को कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से हमको k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, k की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो इस ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ किसके बीच है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड टाइम। ये ग्राफ बता क्या रहा है, ग्राफ ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद टाइम पासेस, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा ग्राफ किसमें है, लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर और टाइम के बीच। तो जब log ऑफ आर नॉट अपन आर और टाइम के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो तुम देखो ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो ये वैल्यू जो आएगी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि यहाँ क्या देख रहे हो, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो इस वाले ग्राफ के लिए हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे और के की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे जो कि नेगेटिव आ रही है, और यहाँ पे के की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे, स्लोप कैलकुलेट करोगे, ये हाइपोटेनस है, ये हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सपोज करो ये ए बी और सी एक ट्रायंगल है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि k की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिफरेंट ग्राफ, और k की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पता चल जाएगा, और जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, कि इससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट ग्राफ्स। दिस ग्राफ सिग्निफाइज द वैल्यू ऑफ k फॉर डिफरेंट प्रोस्पेक्ट। k की वैल्यू यहाँ नेगेटिव आ रही है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, वैल्यू नेगेटिव आ रही है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ग्राफ, इसीलिए k की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। जब k की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी डिटरमाइन कर सकते हो। बात समझ में आए, चलो थैंक यू।